हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने एक हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। इसकी अभी तक हम 2 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। ये हमारी आज की तीसरी क्लास होगी और आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। यानी कि एकाधिकारी बाजार के अंदर या एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर किसी फर्म का संतुलन बिंदु कहां पर होगा, इस टॉपिक की हम आज डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है कि अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार जो बाजार है उसके अंदर किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा। देखिए, अभी तक हमने 2 मार्केट की जो हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। एक हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन और एक हमने पढ़ी थी मोनोपोली। और इन दोनों ही मार्केट के अंदर हमने एक चीज कॉमन जो पढ़ी है वो ये थी कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो उस पॉइंट के ऊपर होता है जहां पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं, यानी कि जहां पर उसको अधिकतम लाभ होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म को इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि उसका संतुलन बिंदु होगा। सेम कंडीशन जो है यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होती है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहां पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अब इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कि जो फर्म है वो किस पॉइंट के ऊपर अपना प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन करती है। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपके पास ई पॉइंट है और इसके ऊपर हम कहते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पर फर्म जो है अपने प्राइस और जो उसका आउटपुट है इसका डिटर्मिनेशन करेगी। तो ऐसी कंडीशन के हम अंदर कहते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। अब हमने जब मोनोपोली मार्केट पढ़ी तो उसके कुछ ऐसे मेरिट थे, कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी होते हैं। और उसमें से एक ये है कि जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है और मोनोपोली जो होते हैं, दोनों में ये है कि जो इनका डिमांड कर्व है वो आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि आपके पास ऊपर से नीचे जो ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में गुड को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्राइजेस रखने पड़ेंगे लो, और अगर आप क्वांटिटी कम सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्राइजेस रख सकते हैं हाई। तो इस सिंपल सा इसका मीनिंग है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसके अंदर ये कंडीशन होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसी कंडीशन क्यों होती है। तो देखिए, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन जो इससे पहले कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगी आपकी, उसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपके पास पाया जाता है, यानी कि वस्तु विभेद यहाँ पे पाया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो कोई भी एक सिंगल फर्म है, चाहे हम ए, बी या सी फर्म को लें, तो अगर ये किसी भी गुड का प्रोडक्शन करती है, कि मान लेते हैं ये एक्स गुड का प्रोडक्शन करती है, ये वाई गुड का और ये जेड गुड का प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन कर रही है ये जो गुड्स है ये आपस में क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं। और सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि आप x की जगह आप y गुड को यूज कर सकते हैं और y की जगह आप z गुड को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी ए फर्म अपने प्राइसेस को चेंज करेगी तो देखेगी कि जो बी फर्म है उसके गुड के प्राइसेस क्या है। यानी कि एक जो फर्म है वो हमेशा दूसरी फर्म की प्राइस पॉलिसी यानी कि कीमत जो उसकी नीति है उसको हमेशा ध्यान में रखती है। तो ये भी होता है कि जो फर्म है यहाँ पर उसका पार्शियली कंट्रोल होता है, यानी कि उसका आंशिक जो है नियंत्रण होता है गुड्स के प्राइसेस के ऊपर। अब इसको हम जो डिमांड कर्व है वो देख लेते हैं इसका कैसा होता है। कि यहाँ पर आपके पास जो है एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास है ओ वाई एक्सिस। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है आउटपुट को, और जो ओ वाई एक्सिस है हमारे पास उसके ऊपर हमने लिया है रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 2 कर्व होंगे इसके अंदर, कि ये आपके पास ए आर कर्व है और ये हमारे पास होता है एम आर कर्व। ए आर कर्व को ही हम बोलते हैं डिमांड कर्व और इसी को हम बोलते हैं प्राइस लाइन। यानी कि जब भी आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर गुड्स के प्राइसेस का डिसीजन करना होगा कि कितने गुड्स के प्राइस रखें, तो उस कंडीशन में जो आपके पास जहां तक ए आर जो लाइन होगी उसी के इक्वल जो है हमारे पास प्राइसेस होंगे। तो यही हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक चीज जो हम याद रखेंगे वो ये है कि यहाँ पर जो आपके पास इलास्टिसिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि अगर आपके पास आपने गुड्स के जो प्राइस हैं उसमें चेंज किया कितने का,
20% कहा कि आपने 20% प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, तो अब इसके कंपैरिजन में क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, क्वेश्चन ये आता है। तो जब केस आता है मोर देन यूनिटरी का, तो इस कंडीशन में जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आता है 40% का या 60% का या 70% का 50% का। कहने का मतलब यह है कि जितना आपके पास प्राइसेस में चेंज होगा उसके कंपैरिजन में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर ज्यादा चेंज आपके पास आते हैं। तो यहां पर जो आपके पास इलास्टिसिटी होगी इस केस के अंदर वो आपके पास होती है ग्रेटर देन 1। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए फर्म को सेल करनी है कितनी क्वांटिटी, ओ से क्यू तक, तो वो प्राइस को रख सकती है कितना, ओ से पी लेवल तक। लेकिन अगर फर्म चाहती है कि उसको गुड्स के प्राइसेस बढ़ाए, तो अगर उसने प्राइसेस को बढ़ा दिया तो इस केस में जो उसकी क्वांटिटी है वो हो जाएगी कम। यानी कि अगर उसने प्राइसेस को किया OP1 तो क्वांटिटी अब वो कितनी सेल कर पाएगी, OQ1। यानी कि प्राइसेस के बढ़ने से जो उसकी क्वांटिटी थी वो कम सेल कर पाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, यानी कि संतुलन किस शर्तों पे होगा, ऐसी कंडीशंस क्या है। तो अभी तक हमने दो टाइप की मार्केट की स्टडी करी है, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी मार्केट थी हमारे पास मोनोपोली। तो इनके अंदर जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपके पास जो MR कर्व है वो आपके पास इक्वल होगा किसके, MC कर्व, यानी कि आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर इक्वल होगी मार्जिनल कॉस्ट के, वहां पर जो फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। एक तो कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन जो हमारे पास वो होगी कि आपके पास जो MC कर्व है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, सीमांत लागत वक्र, वो आपका कट करेगा किसको, MR कर्व को, वो भी बिलो से यानी कि नीचे से वो कट करेगा। जिस कंडीशन के ऊपर ये दोनों शर्तें आपकी एक साथ पूरी हो जाएंगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वहां पर आपका जो फर्म है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास आता है। तो अब हमारे पास हम देखेंगे कि यहाँ पर टाइम के ऊपर कि देखिए जब भी हम इक्विलिब्रियम देखते हैं तो फर्म का हम दो कंडीशन के अंदर देखते हैं। एक आपके पास होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन, यानी कि अल्पकाल और दीर्घकाल। तो जब हम बात करते हैं अल्पकाल की यानी कि शॉर्ट रन की, तो फर्म को जो है तीन टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असामान्य लाभ। दूसरा हमारे पास होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं सामान्य लाभ। और तीसरा हमारे पास होता है मिनिमम लॉस, यानी कि न्यूनतम हानि की स्थिति। तो ये तीन कंडीशन तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास आता है कि जो फर्म है उसको होते हैं सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि वो लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर है तो शॉर्ट रन के अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें यहां पर समझने की जो जरूरत है वो ये है कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या होता है। शॉर्ट रन जो है वो टाइम पीरियड की एक ऐसी लिमिट है जहां पर जो फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करना चाहती है, कि अगर मान लीजिए किसी गुड्स की इसके अंदर डिमांड इंक्रीज हुई, तो इस डिमांड के इंक्रीज होने के कारण जो है फर्म को अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोडक्शन लेवल को कितना बढ़ा पाएगी ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उसकी उत्पादन की क्षमता कितनी है। कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं कि एक जो फर्म है वो 1 ईयर के अंदर जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो किसी गुड की 100 यूनिट जो है उसका वो प्रोडक्शन कर सकती है। ये कैपेसिटी है उसकी, उत्पादन की क्षमता ये उसकी है। अब होता क्या है कि उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो डिमांड है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि फॉर एग्जांपल उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है कितनी, 500 यूनिट के इक्वल। तो इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए क्या फर्म के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर यहाँ पर हम चीज कंडीशन को समझ के देखें तो हमें पता है कि एक जो फर्म है उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 100 यूनिट की। तो मतलब यह है सिंपल सा कि एक साल के अंदर तो वो इस प्रोडक्शन को 500 यूनिट जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकती। तो इसके रीजन क्या है, तो देखिए सिंपल सा इसके रीजन ये है कि शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म के फिक्स फैक्टर होते हैं, यानी कि जो आपके पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, कि जैसे आपके पास मशीन है, फिर हमारे पास प्लांट्स होते हैं या फैक्ट्री की बिल्डिंग है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं देखिए उनको हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि अगर आपकी आज डिमांड बढ़ी है तो कल आप नई मशीन लगा लो, या कल नया आप प्लांट बिल्ड कर सकते हैं, नए आप जो एक्सपीरियंस लेबर है वो आप ले आए। तो उन सारी चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके पास फिक्स फैक्टर होते हैं। और इन फिक्स फैक्टर के कारण ही जो है फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो शॉर्ट रन के अंदर लिमिटेड होती है। तो फर्म जो है सिर्फ एक लिमिट तक ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाती है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर नहीं बढ़ा पाएगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्म है उसको शॉर्ट रन के अंदर 3 टाइप के प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। ये हमने देखा था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और एक होता है मिनिमम लॉस। तो फर्स्ट हम कंडीशन देखेंगे इसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो एक जो फर्म है उसको असामान्य लाभ कब प्राप्त होते हैं, जब उसकी एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। यानी कि अगर हम बात करें तो एवरेज रिवेन्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि कीमत भी। कि अगर इसकी कीमत जो है किसी गुड़ की वो 20 रुपए है और इसको बनाने के अंदर जो कॉस्ट आ रही है वो है आपके पास 15 रुपए, यानी कि 15 रुपीज ये आपके पास है। तो यहाँ पर जो फर्म है उसको प्रॉफिट कितने के हैं, 5 रुपीज के। तो ये 5 रुपीज के जो प्रॉफिट है इसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि असामान्य लाभ। अब इसको एक डायग्राम से समझ के देखते हैं, तब चीजें हमें ज्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस हैं। एक आपके पास है ओ एक्सिस और एक है हमारे पास ओ वाई एक्सिस। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है आउटपुट को, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने लिया है रिवेन्यू और कॉस्ट को। अब हमारे पास क्या है, ये 2 कर्व हैं। एक आपके पास है ए आर कर्व और एक है हमारे पास एम आर कर्व। अब देखिए, अगर हमें फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करना है तो उसकी कंडीशन क्या थी कि एक तो कंडीशन थी कि एम आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम सी। यानी कि यहाँ पर हमें जरूरत है किसकी, एक एमसी कर्व की। तो यहाँ पर हम एक एमसी कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो कि आपका इस ई पॉइंट के ऊपर एक तो एम आर कर्व को एक कट कर रहा है। यानी कि आपके पास जो ए पॉइंट है इसके ऊपर एक तो कंडीशन है कि एम आर इक्वल टू एम सी है, दूसरा जो एम सी कर्व है वो एम आर कर्व को नीचे से कट कर रहा है। मतलब आपकी इक्विलिब्रियम की जो 2 कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसका आउटपुट का लेवल, यानी कि वो कितना उत्पादन करेगी और किस प्राइस के ऊपर करेगी, दोनों का डिटरमिनेशन यहाँ पर हो जाता है। कि जो फर्म है उसका आउटपुट का लेवल होता है ओ क्यू क्वांटिटी, कि यहाँ पर जो उत्पादन करेगी वो कितना है, ओ से क्यू तक। और इसको कितने प्राइस के ऊपर सेल करेगी, वो सेल करेगी कि अगर हम इस आउटपुट की जो लाइन है अगर इसको हम ऊपर ए आर कर, यानी कि इस ए पॉइंट तक अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसके प्राइजेस आ जाते हैं। और प्राइजेस कितने हैं, ओपी हमारे पास इसके प्राइस आते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया कि इसके प्राइस कितने होंगे और कितनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर सेल की जाएगी। लेकिन अभी तक हमारी जो मोटिव था वो था हमारे पास प्रॉफिट फाइंड करने का। तो प्रॉफिट अभी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमें गुड्स की कॉस्ट ही नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये हमारे पास क्या है, एक एवरेज कॉस्ट कर्व है जिसको हम बोलते हैं एसी, या आप इसको बोल सकते हैं एसएसी, यानी कि शॉर्टन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये हमारे पास होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जो फर्म की कॉस्ट है वो कितनी आती है, OP1। यानी कि अगर आपने इस OQ क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है तो यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी, O से P1 पॉइंट तक। प्राइस कितने हैं, OP। तो जो प्राइस और जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है इनके बीच का जो गैप है ये, इस गैप को हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये हमारे पास जो ये वाला डॉटेड एरिया है, ये डॉटेड एरिया जो है वो गैप होता है किसका, प्राइस का और एवरेज कॉस्ट का। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है। कि अगर हम इस पॉइंट को नाम बी दे दें तो हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, पॉइंट ए, पी, P1 और बी। ये हमारे पास जो एरिया है ये हमें शो करता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होता है कि आपके पास एवरेज रिवेन्यू और जो एवरेज कॉस्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू है, यानी कि जो गुड्स के प्राइस हैं, वो प्राइस कितने हैं, मान लेते हैं 10 रुपीज। और जो इसकी कॉस्ट आ रही है एवरेज कॉस्ट, यानी कि औसत लागत जो इसकी है वो भी 10 रुपीज है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर AR और जो
आपके पास AC है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। तो इसको अब एक डायग्राम से हम समझ के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक हमारे पास O एक्सिस है और एक हमारे पास OY एक्सिस है। O एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दो कर्व है, ये हमारे पास AR कर्व है और ये हमारे पास क्या है, MR कर्व। अगर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है तो उसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, एक MC कर्व की। तो यहाँ पर हम एक MC कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो कि आपका इस E पॉइंट के ऊपर जो है इक्विलिब्रियम को शो करता है कि यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती हैं कि MR MC इक्वल होता है और MC कर्व कट करता है MR को बिलो से, यानी कि MC कर्व जो है नीचे से कट करता है MR कर्व। तो इस E पॉइंट के ऊपर जो है आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो जाता है और प्राइसेस का, कि जो फर्म है इस A पॉइंट के ऊपर उसके कितने प्राइसेस होते हैं, OP प्राइस होंगे, और जो आउटपुट है वो कितना होता है यहाँ पर O से Q तक। तो ये OQ हमारे पास क्या है, आउटपुट होता है, और प्राइस हमारे पास कितने होते हैं, OP हमारे पास प्राइस होंगे। तो ये तो हमारे पास कंडीशन हो गई, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एक एवरेज कॉस्ट कर्व की। तो यहाँ पर हम एक एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो कि आपका टेंजेंट कर रहा है किसको, इस A पॉइंट के ऊपर AR कर्व की। यहाँ पर आपके पास AR और जो AC है वो एक दूसरे के इक्वल है। और अभी हमने कंडीशन पढ़ी है कि जहां पर आपके पास प्राइस और जो एवरेज कॉस्ट है, यानी कि कीमत और जो औसत लागत है, जहां पर वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो फर्म है उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन यहाँ पर अचीव हो जाती है। उसके बाद कंडीशन आती है मिनिमम लॉस की, यानी कि जहां पर न्यूनतम हानि एक फर्म जो है वो बियर करती है। तो न्यूनतम हानि की कंडीशन क्या है, कि जहां पर आपके पास एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन होती है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। कि अगर प्रोडक्ट को बढ़ाने के अंदर, यानी कि अगर आप किसी गुड का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए आपकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज आती है, और जो आपके प्राइस हैं वो प्राइस कितने हैं, वो प्राइस मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास 15 रुपीज है। तो ये जो इनके बीच का 5 रुपीज का जो गैप है इसको हम बोलते हैं लॉस, कि ये फर्म को मिनिमम लॉस है। अब देखिए यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, वो हम देखते हैं कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो दो कॉस्ट से मिलकर बढ़ती है। एक तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है और दूसरी हमारे पास होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं ABC। तो एक जो फर्म है, देखिए शॉर्ट रन के अंदर हमने माना है कि जो फर्म है वो अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि जो उसके स्थिर साधन है उनको चेंज नहीं कर सकती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए फर्म की कभी ऐसी कंडीशन हो कि जो उसके प्राइजेस हैं वो कम हो और कॉस्ट ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल जो है लॉस को बियर कर सकती है। तो यहां तक वो इस लॉस को उठा लेगी। तो दूसरी कंडीशन जो है इसके अंदर क्या हो सकती है, कि मान लीजिए आपके पास एक कंडीशन हो सकती है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाए किससे, प्राइस से। यानी कि जितना जो फर्म है वो गुड्स को बढ़ाने में जितना पैसा खर्च कर रही है, कि रॉ मटेरियल पे हो गया या लेबर की वेजेस हो गई, जिसको वो हटा भी सकती थी, अगर वो भी उसको ना मिले तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म के लिए अच्छा ये है कि वो अपने प्रोडक्शन को बंद कर दे, यानी कि प्रोडक्शन को वो क्लोज कर सकती है। तो इसको एक डायग्राम से समझ के देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक कर्व है यहाँ पर जिसमें हम बोलते हैं कि O एक्सिस के ऊपर आपने आउटपुट को लिया है और जो OY एक्सिस है उसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक AR और हमारे पास क्या है, एक MR कर्व है। और इसके लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमें एक MC कर्व की जरूरत है। तो ये हमारे पास क्या है, एक MC कर्व है। तो इस MC कर्व के E पॉइंट के ऊपर जो है फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, और इसके ऊपर जो है फर्म OQ आउटपुट और जो प्राइस है इसके वो OP प्राइस होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास E जो पॉइंट है, इस A पॉइंट के ऊपर आउटपुट आपके पास कितना है, O से Q क्वांटिटी, और इस OQ क्वांटिटी को जो कितने प्राइस के ऊपर सेल किया जाता है वो है OP। अब ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये A पॉइंट। अब हमें अगर प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने फर्म के, तो उस कंडीशन के लिए हमें चाहिए क्या, एक एवरेज कॉस्ट कर्व हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं, और साथ में हम एक
ड्रॉ कर लेते हैं एवीसी यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट कर्व है। ये हमारे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। अब ये जो आपके पास इन दोनों के बीच का गैप है, यानी कि ये जो आपके पास गैप है, इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास इक्वल होता है किसके, एएफसी के, कि फर्म जो है इसके इक्वल जो है लॉस को बियर कर लेगी। तो यहां पर अगर हम बात कंडीशन देखें तो कंडीशन है कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है, OP1, और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर बी। तो ये दो अलग अलग पॉइंट जो है हम इसको नाम दे देते हैं कि अगर आपने इस OQ क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया तो आपको कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ी है, कॉस्ट आपने बियर करी OP1। प्राइजेस कितने थे, OP, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपके जो प्राइजेस हैं वो लेस देन है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो मतलब आप जो है एक जो फर्म है वो लॉस की कंडीशन में है, यानी कि मिनिमम लॉस वो यहाँ पर बियर कर रही है। देखिए एक जो यहाँ पर जो कंडीशन है कि मान लीजिए ये आपके पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, अगर ये इससे ऊपर होता, कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें कि ये आपके पास यहाँ पर होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने आउटपुट को क्लोज कर देती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो कंडीशन है कि प्राइसेस जो है वो भी आपके क्या है, लेस देन है किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्म के लिए अच्छा है कि वो प्रोडक्शन को बंद करे और मार्केट को स्किप कर दे। तो ये कंडीशन जो है हमारे पास शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है वो 3 टाइप के प्रॉफिट अर्न करती है। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन के अंदर, कि एक जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होती है उसका लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। तो देखिए लॉन्ग रन एक लंबा टाइम पीरियड हो सकता है, कि ये आपके पास लगभग 15 ईयर या 20 ईयर या 50 ईयर, इस तरीके से लंबा टाइम पीरियड होता है। और इस लंबे टाइम पीरियड के अंदर फर्म के पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो अपने जो फिक्स फैक्टर हैं, फिक्स फैक्टर जैसे अभी तक हमने पीछे पढ़े, जैसे फर्म की मशीन हो गई, उसके बाद प्लांट्स हो गए, या कोई अगर हम बात करें जो और फिक्स फैक्टर हैं, जैसे नई फैक्ट्री है, नई बिल्डिंग अगर बिल्ड करनी है, तो इन सारी चीजों के अंदर जो फर्म है वो चेंज कर सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, कि अगर उसके गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए वो नई मशीनें लगा सकती है, नए एम्प्लॉय को रख सकती है, नई प्लांट बना सकती है, नई बिल्डिंग को परचेज कर सकती है। तो इन सारी चीजों को लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म है वो अपने जो उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो ये है कि जो एक इकोनॉमिस्ट हुआ है हमारे पास, चैम्बरलिन ने बताया कि जो आपके पास इंडस्ट्री, हमने एक वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं, इन्होंने इंडस्ट्री वर्ड जो है इसको ना यूज करके इसकी जगह इन्होंने यूज करा एक नया वर्ड जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ग्रुप, यानी कि जो आपके पास उत्पादन जो है उसके ग्रुप के रूप में इन्होंने यूज करा। तो इसको हम डिटेल में जो है एक बार समझ के देखेंगे। उसके बाद हम एक जो थर्ड पॉइंट है कि एंट्री और एग्जिट, कि मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसके अंदर कोई भी जो फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर एंट्री भी कर सकती है और मार्केट को छोड़ के जा भी सकती है, यानी कि एग्जिट भी वो कर सकती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि देखिए ये कंडीशन, अगर हम इस कंडीशन को एनालाइज करें तो ये बताती है कि अगर मान लीजिए आपके पास लॉन्ग रन के अंदर कोई भी जो फर्म है, अगर उसके पास पहले मान लेते हैं कि ये मार्केट है और ये आपके पास क्या है, एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, कि फर्स्ट जो कंडीशन थी कि जो फर्म के पास जो है वो एक मशीन थी, अगर फर्म को लगता है कि उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो एक की बजाय जो है इसको 2 मशीनों को वो लगा सकती है, यानी कि सेम कंडीशन के अंदर वो अपना जो प्लांट है उसके साइज को भी बदल सकती है। पहले उसके पास एक मशीन थी, अब वो दूसरी मशीन भी ले आएगी, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इस कंडीशन के अंदर क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, इतना वो लॉन्ग रन के अंदर फर्म कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट चैम्बरलिन ने क्या कहा, इस चीज को समझना हमारे लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम काफी ध्यान से आप समझे कि चैम्बरलिन ने जो बताया कि आपके पास जो इस तरीके की फर्में होती हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइक की, कि ये सभी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे हम बात करें फिर बजाज की, उसके बाद बात करें चाहे हम जो हीरो कंपनी है उसकी, होंडा है, टीवीएस है, ये सभी कंपनियां क्या हैं, ये बना रही हैं बाइक्स, कि ये सभी बाइक्स जब बना रही हैं तो हमें पता है कि आप चाहे किसी भी कंपनी की बाइक परचेज कर लें, चाहे आप बजाज की बाइक परचेज कर लें, चाहे आप हीरो की बाइक परचेज कर लें, होंडा की या टीवीएस की, किसी भी कंपनी की अगर आप बाइक परचेज करते हैं
तो देखिए हर एक जो बाइक है वो एक दूसरे का क्लोजली सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब डिफरेंट फर्म्स जो हैं वो किसी गुड्स के जो सब्स्टिट्यूट है उनका प्रोडक्शन करती है, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुओं का जब वो उत्पादन करेगी, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। लेकिन चैम्बरलिन ने इसी को बोला है प्रोडक्ट ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ग्रुप, हम इसको बोलेंगे, यानी कि जो आपके पास वस्तु है उसका ग्रुप यहाँ पर चैम्बरलिन ने इसको बोला है। तो इस कंसेप्ट को आप जो है अच्छे से क्लियर कर लें। देखिए जब हमने बात करी थी मोनोपोली की, तो मोनोपोली के अंदर तो हमें पता था कि जो फर्म है वो अकेली होती है, तो वो एक सिंगल गुड का प्रोडक्शन करती थी कि ये इसने किया एक्स गुड का प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते थे तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने देखा था कि जो फर्म है वो होमोजेनियस गुड का प्रोडक्शन करती थी। तो वहां पर तो जो इंडस्ट्री है या फर्म कह लीजिए वो सभी क्या है सिर्फ एक ही गुड का प्रोडक्शन करती थी, कि उनके ना तो किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस था एक भी परसेंट का, कि जो भी वो प्रोडक्शन करती थी, चाहे वो अगर किसी मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक्स गुड है, तो ये एक्स गुड चाहे आप ए फर्म की बात कर लें या बी की बात कर लें या फिर हम बात करेंगे आपके पास सी फर्म है, ये सभी होमोजीनियस गुड का प्रोडक्शन करती थी। तो वहां पर जो इंडस्ट्री है उसको भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री एक गुड का प्रोडक्शन कर रही। लेकिन इसी को यहाँ पर जो चैम्बरलिन है उसने जो बताया कि ये आपके पास क्या है प्रोडक्ट ग्रुप होता है। तो इस प्रोडक्ट ग्रुप का इन्होंने एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर जो फर्म है वो आपका लॉन्ग रन के अंदर जो है फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर अर्न नहीं करेगी। देखिए हमने अभी तक तीन कंडीशन, तीन मार्केट पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद हमने मोनोपोली मार्केट पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है इसके अंदर कंडीशन क्या है। जब हमने लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा तो वहां पे जो फर्म थी वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी, यानी कि आपकी सामान्य लाभ की स्थिति वहां पे थी फर्म की। जब हम बात कर रहे हैं मोनोपोली मार्केट की, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर क्योंकि सिंगल फर्म थी और कोई भी जो है क्लोजली सब्स्टिट्यूट का मार्केट में होता नहीं था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो प्रोडक्शन करती थी तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होते थे लॉन्ग रन के अंदर भी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एक तो बहुत ज्यादा फर्में होती हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है यहाँ पर वो समझने की ये है कि कोई भी जो फर्म है वो कभी भी मार्केट के अंदर एंट्री भी कर सकती है और कभी भी मार्केट को छोड़ के भी जा सकती है। तो एक तो कंडीशन है ये, और दूसरा ये है कि जो गुड्स ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपके पास है प्रोडक्ट डिफरेंशियल, यानी कि वस्तु विभेद यहाँ पे पाया जाता है। तो अगर किसी भी जो फर्म है अगर उसको मान लेते हैं कि एक कंडीशन के अंदर कोई ए फर्म है जो कि लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक, ये एक अजम्पशन जो है हमने लिया है, एक टाइप का एग्जांपल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा कि मार्केट के अंदर न्यू फर्म्स आ जाएंगी, और वो न्यू फर्म्स क्या है, जो ये ए फर्म जो है वो मान लेते हैं कि आपका एक्स गुड का प्रोडक्शन कर रही है, तो ये इसी एक्स गुड के जो है क्लोजली सब्स्टिट्यूट जो है उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। कि फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें कि अगर आपके पास एयरटेल कंपनी है, तो ये एयरटेल कंपनी जो है शॉर्ट रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी। इसी को देखते हुए कंडीशन क्या हुई कि मार्केट के अंदर लॉन्ग रन के अंदर क्या हुआ कि एक नई जो फर्म है उसने एंट्री कर ली और उसने क्या करा, जो एयरटेल थी, इस एयरटेल ने जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे थे इसी के प्रॉफिट्स को इसने कम कर दिया। तो इस तरीके की कंडीशन होती है और ये दोनों मिलके क्या है लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, यानी कि सामान्य लाभ ये कमाती है। ये चीज हम इसके अंदर देखते हैं। तो कोई भी जो फर्म है वो यहाँ पर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करती। अब इसी को क्या है यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो पाया जाता है इसके अंदर। दूसरा कि कोई भी जो फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर मार्केट के अंदर एंट्री कर सकती है, कि अगर चाहे तो जैसे हमने मोबाइल की जो मार्केट है इसका एग्जांपल लिया है कि ये मोबाइल जो मार्केट है वो है, और इसके अंदर हमने सैमसंग कंपनी, फिर वीवो, और ये हमने जो है रियलमी कंपनी ली है। ये कंपनियां क्या है, ये सभी कंपनियां मोबाइल फोन का प्रोडक्शन तो करती हैं, लेकिन इन सभी के किसी ना किसी टाइप से जो मोबाइल फोन है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कि हो सकता है इनके कलर में डिफरेंस हो सकता है कि ये डिस्प्ले यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंस हो, यानी का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिफरेंस हो सकते हैं। कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर है कि आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें किसी ना किसी टाइप का इनके अंदर डिफरेंस हो। तो कभी भी अगर एमआई कंपनी को लगता है कि ये जो बाकी जो फर्में हैं यहाँ पर
कि अगर हम बात करें सैमसंग, वीवो और जो रियलमी है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर एमआई जो है वो सोचती है कि इसके जो प्रॉफिट है उसको मैं भी कमाऊं, तो मार्केट के अंदर जो है लॉन्ग रन के अंदर एंट्री कर जाएगी। और जो ये प्रॉफिट कमा रहे थे तीनों, इस प्रॉफिट में से इसका जो पार्ट है वो एक ये कमाना स्टार्ट कर देती है। तो ओवर जो ऑल जो प्रॉफिट है, अगर मान लेते हैं कि तीनों जो फर्म है वो मिलके जो है मान लेते हैं कि इन्होंने कितना प्रोडक्शन जो है 150 का ये प्रॉफिट अर्न कर रहे थे तीनों मिलके, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये कमा रहे थे। इस जब ये नई मार्केट आएगी, यानी कि जब आपके पास नई फर्म आती है एमआई, तो ये क्या करेगी कि ये जो 150 रुपए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से अभी तक तो ये 3 फर्म के अंदर डिवाइड हो रहा था, और अब ये जो 150 रुपीज है ये आपके पास डिवाइड होंगे अब किन के बीच में, 4 फर्मों के बीच में। क्यों? क्योंकि एक नई फर्म जो है मार्केट के अंदर एंट्री करती है। तो ओवरऑल जो इनका एवरेज प्रॉफिट है सैमसंग का, वीवो का और जो रियलमी का, इनका एवरेज प्रॉफिट एक तरीके से कम हो जाता है और जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगी। एक कंडीशन ये है कि जब कि मान लेते हैं कि आपके पास जो वीवो कंपनी है ये मार्केट के अंदर लॉस को बियर करती है, यानी कि इसको लॉस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकती है। तो एक यहाँ पर ये कंडीशन आती है। उसके बाद जो फर्म है कभी भी लॉस को बियर नहीं करती, कि अगर उसको लगता है कि लॉन्ग रन के अंदर उसको लॉस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन ये है, तो उस कंडीशन में फर्म के लिए ये अच्छा होता है कि वो मार्केट को छोड़कर एग्जिट कर जाए, कंपेरेटिवली कि वो यहाँ पर लॉस को बियर करे लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, अब इसी को जो है यहाँ पर नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसकी कंडीशन को हम समझते हैं कि एक जो फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर जो है उसको किस प्रकार का जो है प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जो कंडीशन हमारे पास होती है, जो शॉर्ट रन के अंदर थी वैसे ही यहाँ पर भी है कि आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू और जो एवरेज कॉस्ट जहां पर एक दूसरे के इक्वल होती है, फर्म को वहीं पर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक ओ एक्सिस हमारे पास है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू और कॉस्ट को लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 कर्व है, एक हमारे पास एवरेज रिवेन्यू कर्व है और एक हमारे पास है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। अब इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक एमसी कर्व, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक एमसी कर्व। और लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन के अंदर हम इसको बोलते हैं एलएमसी, यानी कि आपके पास ये होता है एलएमसी, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जो आपके पास दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र ये होता है, और जो आपके पास ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, और इसके ऊपर आपके पास जो फर्म है उसका आउटपुट का लेवल जो है वो ओक्यू डिसाइड हो जाता है, और इस ओक्यू क्वांटिटी को बेचा जाता है कितने, ओपी प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट है वो कितना है, ओ से लेके क्यू तक, और जो प्राइस है हमारे पास वो कितने हैं, ओ से लेके पी तक। तो ये हमारे पास आता है प्राइस का लेवल। अब अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो उसको प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक एवरेज कॉस्ट का। तो यहाँ पर हम एक एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि आपके पास जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और जो एवरेज रिवेन्यू है वो एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म है उसके प्राइस की बात करें तो वो भी 10 है, और जो यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट है यानी कि एलएसी जो है वो भी 10 है। तो यहाँ पर जो है 10 और 10 जो है एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि आपके पास जो एवरेज रिवेन्यू थी और जो एवरेज कॉस्ट थी वो लॉन्ग रन के अंदर एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि जो फर्म है वो इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ये कंडीशन हमने देखी। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको क्लास पसंद आती है तो जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस है जिनसे हम आपके लिए जो क्लासेस की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाए, तो प्लीज आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।